हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में आपका फंड फ्लो एनालिसिस का जो एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आप फंड फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो एनालिसिस आप कहेंगे किसे। आपने 11th-12th में सबसे पहले जब कॉमर्स की ABCD आपने सीखी थी, तो सबसे पहले आपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री करनी सीखी। जनरल एंट्री से आप लेजर बुक पे गए, यानी खतौनी पे गए, पोस्टिंग पे गए। उसके बाद आपने उसकी मदद से ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस की मदद से आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया। फिर उसकी मदद से आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया। आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये चीज पढ़ी थी। और उसके बाद आपने बैलेंस शीट बनाई। ठीक है, अब हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो फंड फ्लो एनालिसिस में होता क्या है कि यदि मैं इसे परिभाषा के रूप में आपको बताऊं तो किसी संस्था के दो स्थिति विवरणों के बीच, स्थिति विवरण बैलेंस शीट ओके के बीच संस्था के कोषों के परिवर्तनों के अध्ययन के लिए बनाया गया विवरण कोष प्रवाह विवरण कहलाता है। अब यदि मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है, दो बैलेंस शीट के बीच में उनकी मदों में क्या क्या चेंज हुआ है उसको शो करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब बैलेंस शीट से आपकी जान पहचान पुरानी है, तो बैलेंस शीट में कुछ लायबिलिटीज होती हैं, कुछ असेट्स भी होती हैं। अब कौन सी मद को आप लायबिलिटीज में लिखते हैं, कौन सी मद को आप असेट्स में लिखते हैं, ये सब तो आप पहले से जानते हैं। क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं, तो मैं सीधा अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे आता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि फंड फ्लो एनालिसिस के चैप्टर में जो आपकी परीक्षा में 20 नंबर का प्रश्न आता है, पूछा जाता रहा है, तो फंड फ्लो के क्वेश्चन में आपको 3 टाइप के स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। एक ही क्रम से 3 स्टेटमेंट बनेंगे लाइन से 1 2 3। आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने पहला स्टेटमेंट आपको बताया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का एक विवरण बनाना है, आपको स्टेटमेंट बनाना है। दूसरा आपका जो स्टेटमेंट है वो है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, इसको कई बुक्स में एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी दिया हुआ है, लेकिन आप यदि इसको स्टेटमेंट के रूप में बनाएंगे तो सरल होगा। और तीसरा जो हमें बनाना है फाइनली वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इन 3 स्टेटमेंट में से जो सबसे पहला स्टेटमेंट है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर हम लोग लाइव क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जब आपको बनानी होगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले पर्टिकुलर के अलावा 4 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, 4 कॉलम जब आप बनाएंगे तो आप देखिए मैंने लिखा है 2020 और फिर लिखा है 2021, 2020-21। ओके, यानी आप प्रीवियस ईयर भी लिखते हैं और करंट ईयर भी लिखते हैं। अब जो भी सवाल में हमें दिया हुआ आएगा 19, 20, 20, 21 वो हम लिखेंगे। उसके बाद के जो 2 कॉलम हैं वो एक है इंक्रीज और एक है डिक्रीज। ठीक, अब पर्टिकुलर में सबसे पहली चीज देखिए क्या लिखी है, सबसे पहले ए पॉइंट में लिखा है करंट असेट्स। कौन कौन सी करंट असेट्स होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बैलेंस शीट में जो भी करंट असेट्स दी हुई आए उन सारी करंट असेट्स को आप लोग लिख लेंगे पर्टिकुलर में
बैलेंस शीट में आपको 2 साल के आंकड़े दिए हुए मिलेंगे, उन 2 सालों के आंकड़े आप इन दोनों कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर यदि करंट असेट्स में प्रीवियस ईयर की तुलना में इंक्रीज होती है तो आप अमाउंट इंक्रीज में दिखाओ, और डिक्रीज होती है यानी कमी होती है तो डिक्रीज में दिखाओ। उदाहरण के लिए सपोज करिए आपको करंट असेट्स में कैश दिया हुआ है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपको 2020 में दे दिया 500 और 2021 में दे दिया 600। तो 20 में 500 है, 21 में 600 है, तो यहाँ पे 100 रुपए की वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप 100 रुपए कहाँ दिखाएंगे? इंक्रीज में दिखाएंगे, और डिक्रीज में आप डैश कर देंगे। और इसका उल्टा होता है, यदि कैश 600 से 500 होता है तो 100 रुपए की डिक्रीज हो रही है, आप इंक्रीज में कुछ मत लिखिए, डिक्रीज में आप 100 रुपए लिख दीजिए। तो मतलब क्या हुआ, यदि करंट असेट्स में पिछले साल की तुलना में इस साल वृद्धि होती है तो हम उसको इंक्रीज में दिखाएंगे, और कमी होती है तो डिक्रीज में दिखाएंगे, ओके। उसके बाद हम लोग करंट असेट्स का जो मद है उनका टोटल करेंगे। आपने 2020 2021 यानी पहले 2 कॉलम का आपने टोटल कर लिया, आपने लिख दिया टोटल ऑफ ए। वीडियो में आप देख पा रहे हैं टोटल ऑफ ए। उसके बाद बी पॉइंट में हम लोग लिखेंगे करंट लायबिलिटी, और इसी तरीके से हम लोग दोनों साइड के टोटल को बराबर करके लिख के अमाउंट और टोटल ऑफ बी लिख देंगे। करंट लायबिलिटीज में क्या होता है, करंट असेट से उल्टा काम है। यहाँ पे उल्टा कैसे है, मान लीजिए आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है और वो 500 से बढ़कर 600 हो गया, तो 100 रुपए आप यहाँ इंक्रीज में नहीं दिखाएंगे, डिक्रीज में दिखाएंगे, ठीक है। यानी करंट लायबिलिटी में वृद्धि होती है तो हम डिक्रीज में दिखाएंगे, और कमी होती है तो हम इंक्रीज में दिखाएंगे। करंट असेट से जस्ट उल्टा, ठीक है। फिर हम नीचे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, आप ऊपर वाले करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपके 2020 और 2021 के अंदर जो अमाउंट आएगी आपकी टोटल, ये कभी भी स्टूडेंट्स बराबर नहीं आएगी, या तो 2020 वाली ज़्यादा है या 21 वाली ज़्यादा है, ठीक है। यदि 20 वाली कम है और 21 वाली ज़्यादा है तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ओके। और 20 वाली ज़्यादा है और 21 वाली कम है, यानी 21 में कमी हो रही है, तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और जितना भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसको लिख के हम टोटल बराबर कर देंगे पहले 2 कॉलम का। उसके बाद आपको क्या खास बात ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है, यदि हम लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको हम डिक्रीज के कॉलम में लिखेंगे, और यहाँ पे यदि हम लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो डिफरेंस अमाउंट को हम लोग इंक्रीज के कॉलम में लिखेंगे, यानी उल्टा करेंगे, ठीक है। फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन दोनों कॉलम का हम टोटल करेंगे। यदि इंक्रीज और डिक्रीज इन दोनों कॉलम का टोटल बराबर आ रहा है तो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बिल्कुल सही है। मतलब आपने जो किया है, आप अपने उत्तर की जांच भी इस तरीके से कर सकते हैं परीक्षा में। अब बात आती है कि कौन कौन सी चीज़ें करंट असेट्स में हम इंक्लूड करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हम करंट लायबिलिटीज़ में यूज़ करेंगे। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ करंट असेट्स मैंने लिखी हैं। करंट असेट्स में एक तो आप शामिल करेंगे कैश इन हैंड या बैंक। कैश इन हैंड भी लिखा हुआ आ सकता है और कैश एट बैंक भी लिखा हुआ आ सकता है। उसके बाद जो दूसरा है डेटर्स, डेटर्स लिखे हुए आते हैं, कभी कभी बुक डेप्ट्स लिखा हुआ आ जाता है, बुक डेप्ट्स को भी आप डेटर ही मानिए। उसके बाद स्टॉक या इन्वेंट्री, दोनों शब्द लिखे हुए आ सकते हैं, लेकिन आपको दोनों में से दोनों को ही आपको करंट असेट्स ही मानना है। स्टॉक करंट असेट्स में आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी पूर्वदत्त व्यय, या मैं इसको पेमेंट इन एडवांस, कोई एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट इन एडवांस हो जाता है तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है।
तो उसको भी आप करंट असेट्स में ही शो करेंगे। उसके बाद अक्यूर्ड इनकम है, यानी ऐसी आय जो आपने कमा ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, अक्यूर्ड इनकम होती है, और इसको भी आपको करंट असेट्स में दिखाना है। फिर बिल्स रिसीवल है, BR है, तो BR की जगह अकाउंट रिसीवल भी आ सकता है शब्द, पर आपको भ्रमित नहीं होना है। रिसीवल जो होते हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म, यदि कहीं पे बैलेंस शीट में लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट, तो आप इन्वेस्टमेंट को करंट असेट्स नहीं मान सकते, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पीछे एक शब्द लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन, तो आपको उसको करंट असेट्स मानना है। शॉर्ट टर्म की जगह टेम्परेरी वर्ड भी लिखा हुआ हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट को आपको करंट असेट्स मानना है। उसके बाद आप वर्क इन प्रोग्रेस, इसको भी हम लोग करंट असेट्स मानते हैं, ठीक है। और कोई नई चीज़ आएगी तो अपन बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन प्राय यही करंट असेट्स हमारे सवाल में काम में आने वाली हैं। और ये जितनी भी करंट असेट्स मैंने अभी आपको बताई है, आप किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ नहीं हैं। आप 11th क्लास से, जब से आपने कॉमर्स ली है, इन सारी चीज़ों से आपका पाला पड़ता रहा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्यूर्ड इनकम, BR, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें करंट असेट्स में हैं। फिर देखिए कुछ करंट लाइबिलिटीज़ लिखी हैं। एक बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है, आपके खाते से ज़्यादा पैसे निकाल लेते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, लाइबिलिटी होती है। और क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी बकाया खर्चे, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उसके बाद बिल्स पेबल है, ऊपर BR था तो यहाँ पे BP आ गया, ऊपर अक्यूर्ड इनकम था तो यहाँ पे अनअर्न्ड इनकम आ गया। अनअर्न्ड इनकम क्या होता है कि मार्च की तनख्वाह मुझे जनवरी में ही मिल गई, वो अनअर्न्ड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और दिसंबर की तनख्वाह मुझे जनवरी में भी नहीं मिली, यानी मैंने कमा ली है लेकिन मुझे मिली नहीं है अभी तक, तो वो अक्यूर्ड इनकम हो गया। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म लोन भी आप कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का उल्टा हो जाएगा, उसमें टेम्परेरी लोन भी आ सकता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या टेम्परेरी बोरोइंग्स ये लोन ही होता है। एक है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन और प्रपोज्ड डिविडेंड। इसमें आप ध्यान में एक बात ये रखिएगा, प्रपोज्ड डिविडेंड को आप करंट लाइबिलिटी तभी मानेंगे जब आपको प्रश्न में कहा गया है। यदि प्रश्न में प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, साइलेंट है, तो आप प्रपोज्ड डिविडेंड को करंट लाइबिलिटी नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर बात आती है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में आगे जब मैं आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और अलग अलग एडजस्टमेंट के खाते बताऊंगा, तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की यदि हमें कोई अतिरिक्त सूचना दी हुई होती है तो हम उसको करंट लायबिलिटी नहीं मानते हैं, लेकिन यदि कोई सूचना नहीं दी है प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए, सवाल में बैलेंस शीट के नीचे अतिरिक्त सूचनाओं में कोई सूचना नहीं है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के बारे में, तो हम उसे करंट लायबिलिटी मानेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये फंड फ्लो एनालिसिस में हमें जो 3 स्टेटमेंट बनाने हैं, उसमें पहला मैंने आपको बताया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये इसका परफॉर्मा हुआ है और किस किस को आप करंट असेट्स मानेंगे, किस किस को करंट असेट्स नहीं मानेंगे, ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो सेकंड हमारा परफॉर्मा हमें जो बनाना है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर एडजस्टमेंट के खाते भी बनाएंगे। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।